नमस्कार, जय हिंद। मैं अरिजीत सिंह राठौर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने आया हूं पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा जो आजकल चल रहा है उसके बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इस पे बहुत सारे विवादास्पद बयान चारों तरफ आ रहे हैं, न्यूज़ मीडिया में भी आ रहा है कि होगा क्या क्या, ड्राफ्टिंग चल रही है, लागू होगा तो इससे क्या हमारे दुष्परिणाम आएंगे, और ऐसे बहुत सारे मुद्दाओं पे चर्चाएं चारों तरफ बाजार गर्म है। तो उस पे मैं आपको सच्चाई बताने आया हूं कि आखिर ये समान नागरिक संहिता है क्या। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ लोग जो काम कर रहे हैं या जो मेरे साथ स्टाफ है, इन लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। और लगभग मैंने ये अनुमान लगाया है कि 90% लोगों को समान नागरिक संहिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो बिना मतलब के डिबेट में जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको समराइज करके 10 टॉपिक्स पे आपको बता दूंगा कि ये समान नागरिक संहिता क्या है और इससे हमारे देश, हमारे प्रदेश को क्या बेनिफिट मिलेंगे, आम नागरिक को क्या इससे फायदा मिलेगा। ये सारी चीजें मैं आपको 10 पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। जो मैं आपसे आज बात करूंगा ये सब केवल ड्राफ्ट है, अभी किसी भी राज्य में लागू नहीं हुआ है। ये ड्राफ्ट्स हैं जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा हुआ है पारित करने के लिए। तो ड्राफ्ट्स में संशोधन हो सकता है, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। तो मैं ड्राफ्ट्स का अलग अलग वेबसाइट से और कुछ सरकारी संस्थाओं से जो हमने एकत्रित किया है उसको एकजुट करके और आपको समराइज करके मैं बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो फर्स्ट पॉइंट, जनसंख्या नियंत्रण कानून। बेसिकली आपको पता होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने भी इस पे एक कदम उठाया था जो नसबंदी वाला था, जो बाद में बहुत विवादों से घिरा रहा और उसे बंद कर दिया गया। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए काफी दशकों से इस पे काम किया जा रहा था, क्योंकि आपको भी पता है हमारी जनसंख्या कहाँ पहुंच चुकी है आज, और यह कानून हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। और इसकी ड्राफ्टिंग की जा रही है कि अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उसका एक कड़ी में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाएगा, जिसका प्रकार इस प्रकार से होगा। उसमें बच्चे पैदा करने की कुछ बाधाएं होंगी। अगर जो हम 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आपकी सरकारी सुविधाएं कुछ खत्म कर दी जाएंगी या कुछ आंशिक रूप से समाप्त करी जाएंगी। तो उसमें बच्चा पैदा करने का एक कानून पारित किया जाएगा। अब मैं दूसरे पॉइंट्स की बात करूँ। शादी की उम्र सब जाति, धर्म और सभी के लिए शादी की उम्र निर्धारित करी जाएगी। लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल। अभी क्या है कि कुछ धर्म में, कुछ जातियों में यह लागू नहीं है, उनकी जातियों का भी है, धर्मों का भी अलग कानून चल रहा है। तो सारी चीज़ें अलग अलग चल रही हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो अभी जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो लड़की की शादी की उम्र हो जाएगी 18 साल और लड़के की हो जाएगी 21 साल, और ये सबको मानना पड़ेगा। आप कोई भी पर्सनल लॉ या कोई भी अपना जाति या अपने धर्म का कानून आप इसमें नहीं ला सकते बीच में। तो इसलिए ये पॉइंट 2 था हमारा, शादी की उम्र। अब मैं बात करता हूं पॉइंट 3 पे। शादी की उम्र के बाद आता है विवाह का रजिस्ट्रेशन। अभी क्या होता है कि हम अगर जो विवाह का रजिस्ट्रेशन तब अप्लाई करते हैं जब हमें पासपोर्ट बनाना होता है और किसी सरकारी कार्य में ज़रूरत पड़ती है तो हम अप्लाई करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और इससे बहुत सारे विवाद आगे भी और पीछे भी आते रहते हैं कि शादी हुई कि नहीं हुई, और कई प्रकार संपत्ति का विवाद आ जाता है, बहुत सारे विवाद आते हैं। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक विवाह का रजिस्ट्रेशन जो शादी के 6 महीने के अंदर अंदर करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। तो ये रहा हमारा 3rd पॉइंट। अब 4th पॉइंट पे आते हैं। आपने सुना होगा, ये थोड़ा सा मुस्लिम क्षेत्र से है, हलाला और इदत। हलाला और इदत को खत्म करने की बात करी जा रही है। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें ये कहा गया है कि तलाक के बाद जो ये हलाला और इदत की प्रक्रियाएं होती हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार, तो उसको भी खत्म कर दिया जाए और सबको एक समान अधिकार दिया जाए। अगर जो तलाकशुदा है
तो उसका जो भी भारतीय कानून के अधिकार से मिलता है वो मिलेगा। अगर जो दोबारा शादी करनी है उसको, तो भारतीय कानून के हिसाब से चलेगी, ना कि किसी के पर्सनल लॉ के हिसाब से। तलाक के नियम, ये जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसमें तलाक के नियम भी निर्धारित किए जाएंगे कि किस आधार पे आपको तलाक मिले, किस पे नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और किसी ने कह दिया कि तलाक हो गया, तो ऐसे तलाक नहीं होगा। सबको कानूनी प्रक्रियाओं से जाते हुए ही तलाक मिलेगा। तो तलाक के नियम भी कठोर बनाए जाएंगे, जिससे किसी की शादीशुदा महिला की या पुरुष की जिंदगी बर्बाद ना हो, और प्रॉपर कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही तलाक होगा, नहीं तो तलाक मान्य नहीं होगा। मैं 6 पॉइंट करता हूं, ये है गोद लेने की प्रक्रिया। कुछ जातीय धर्मों और मजहबों में ये है कि आपकी मुस्लिम महिलाएं या बहुत सारी महिलाओं को बाधित कर दिया जाता है कि वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती, दैट मीन एडॉप्ट नहीं कर सकती। बट जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इसमें ये भी ड्राफ्टिंग करी जा रही है कि इसमें आपको भी अधिकार मिलेगा कि आप भी किसी बच्चे को गोद लेके उसका भविष्य उज्जवल बना सकती हैं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से है। मैं 8th पॉइंट बात करूं तो पति के मृत्यु के बाद जो भरण पोषण मिलता है पत्नी को, उसके विषय पे। भरण पोषण क्या होता है कि जब पति आपका गवर्नमेंट जॉब में है या बहुत सारे इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मृत्यु अगर जो मृत्यु होती है और पत्नी को मिलता है, पत्नी को मिलने के बाद अगर जो पत्नी की शादी दोबारा हो जाती है किसी और से, तो जो पेंशन्स लगती हैं या जो भी भरण पोषण की सरकार के तरफ से मिलता है, तो वो पत्नी को ना मिलके पति के माता पिता, दैट मीन पत्नी के सास ससुर को मिलेगा, ना कि पत्नी को। पत्नी उसके लिए एलिजिबल नहीं होगी और उसका भरण पोषण पति के माँ बाप को मिलेगा। ये बहुत अच्छा कानून है। कई जगह इसमें विवादास्पद और अभी भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी शादी कर लेती है और उसके बाद भी वो भरण पोषण का पूरा फायदा उठाती है, जो कि इल्लीगल होगा इस कानून के बाद, और जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं 9th पॉइंट, उत्तराधिकारी कानून, जिसमें उत्तराधिकारी कानून में है अगर जो लड़का लड़की दोनों हैं, किसी पिता के लड़का भी है और लड़की भी है, तो दोनों को एक समान अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में भी, और हर प्रकार के जहां पे भी लड़के का हिस्सा होगा वहां लड़की का भी अधिकार होगा हर तरीके से। तो ये उत्तराधिकारी कानून जो ड्राफ्टिंग चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, इसमें उत्तराधिकारी कानून का भी एक पॉइंट रखा गया है, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद आगे चलता ना रहे, क्योंकि आपके पास भी पता है कि कानून हमारे में कुछ कमियां थी जिसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। तो अब ये कर दिया गया है कि उत्तराधिकारी कानून की भी ड्राफ्टिंग चल रही है इसमें, जिससे आने वाला कोई विवाद संपत्ति को लेके भाई बहन में ना हो, पति पत्नी में ना हो, ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। 10th पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, जो आजकल कल्चर में आ गया है मेट्रो सिटीज में। मेट्रो सिटीज में जो नए युवा युवतियां रह रहे हैं, तो उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, मतलब लड़का लड़की एक साथ बिना शादी के रह रहे हैं, तो इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो इसके लिए भी सरकार ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है कि अगर जो लड़का लड़की बिना शादी किए हुए एक साथ रह रहे हैं, तो उनके माता पिता की जानकारी के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनकी सहमति भी अनिवार्य होगी उनके माता पिता की। तो यह रजिस्ट्रेशन भी उनका अनिवार्य होगा। अगर जो नहीं कराते हैं तो उनको भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको संक्षेप में बताए जो ड्राफ्टिंग करी जा रही है, और ये पारित होगा तो आम नागरिक को, हमारे देश को बहुत सारी फायदाएं भी मिलेंगी इससे। दोस्तों, ये किसी धर्म या समाज के खिलाफ नहीं है, इसका सभी लोग समर्थन करिए। इससे पूरे देश में एक समानता का अधिकार आएगा, एक समान कानून व्यवस्था आएगी। इससे सारे धर्मों को, सारी जातियों को एक समान अधिकार मिलेगा। जब संविधान का निर्माण किया गया था उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन किया गया था, तो रिजर्वेशन समानता के लिए ही लाया गया था, जिसका अब बहुत सारा गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह भी एक समानता का अधिकार लाएगा
हर जाति और हर धर्म के लोगों को, सब कोई भी पर्सनल लॉ काम नहीं करेगा, कोई भी किसी धर्म का कानून इसमें नहीं आड़े आएगा। सबको भारतीय संविधान के हिसाब से ही कानून के अधिकार मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और इसकी कोई विरोधास्पद बयान ना आए, आप जानकारी साझा करिए लोगों के साथ, उनको बताइए कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या कानून हमें मिलेंगे, क्या अधिकार हमें प्राप्त होंगे, क्या अधिकार महिलाओं को मिलेंगे, ये चीज़ें आप बताइए। इसमें आपको कोई भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं आपको संक्षेप में मैं समझाने में सफल रहूंगा। और अगर जो किसी भी प्रकार की इसमें असुविधा होती है तो आप इसको अलग अलग वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में आ रहा है, आप उससे पढ़ के और अपनी जानकारी को सुधार कर सकते हैं। और इसके बारे में आप दूसरों को, अपने दोस्तों को, आपके अपने सगे संबंधियों को बताइए जरूर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।